अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने यह कहा है कि हुकूमत ने इसी साल इंतखाबात के लिए जो रकम है वो भी मुख्तस कर दी है। लेकिन इसी के साथ साथ कई इबाहम जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं कि क्या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या फिर जो नवंबर की बातें की जा रही हैं नवंबर में इलेक्शन होंगे, या फिर जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान का बयान है कि एक साल के लिए इलेक्शन जो हैं वो डिले हो सकते हैं। सूरत हाल किस तरफ जाएगी? और इसी के साथ साथ अगर देखें तो जो पंजाब में नई पार्टी बनी है उसमें भी कई लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। इस तमाम जो सियासी एक तनाव था, इसी तनाव के दौरान जमात इस्लामी जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आई और सियासी तनाव को कम करने के लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो हैं उन्होंने कई रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। लेकिन इस वक्त जो मामला है कि तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा छोड़कर जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनेगी? फिर साथ ही साथ जो जमात इस्लामी का एक अहम मसला कराची में मेयरशिप का भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो आमने सामने इस वक्त तक नज़र आ रही हैं। तो इसी तमाम जो सूरत हाल है मुल्क की, उस पर हम बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो जो हुकूमत ने बजट पेश किया गया कौमी असम्बली में, उन्होंने पेश किया, सिराजुल हक साहब को वहाँ पर सारों ने उनको एक, अगर हम कहें तो बजट को अच्छा भी करार दिया, तालियां भी बजाई गई बजट स्पीच के दौरान। अपोजिशन लीडर जो हैं राजा रियाज साहब वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली में कोई एहतजाज नहीं था। क्या अपोजिशन हुकूमत की पेश किए गए बजट से इतना खुश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी असम्बली में अपोजिशन न हो तो कब्रिस्तान की तरह माहौल होता है, और इस असम्बली में माशाअल्लाह अब कोई अपोजिशन नहीं है। और ये अपॉर्चुनिटी पीटीआई ने दी है पीडीएम को, और ज़ाहिर है ये खुशकिस्मती है शायद पीडीएम की कि अब उनको एक खाली मैदान मिला है। बजट एक ऐसी हुकूमत ने पेश की है जो ख़ुद 41 दिनों का मेहमान है। अगर इस मुल्क का कोई आईन है, कोई कानून है, कोई ज़ाबिता है, तो 41 दिन बाद तो इस हुकूमत ने रुख़्सत होना है, टेन्योर पूरा हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या एक मेहमान हुकूमत साल के लिए बजट बना भी सकती है या नहीं, और अगर बजट बनाया भी तो क्या इस बजट का हक़ाइक़ की दुनिया से कोई ताल्लुक़ है या नहीं, या सिर्फ फिगर्स है जो कुछ बाबू साहिबान ने तैयार करके और इसहाक़ डार साहब ने सुनाए हैं। लेकिन दिलचस्प बयान तो ख़ुद जनाबी वज़ीर आज़म साहब का है कि हमने मिन व अन डायरेक्टर IMF के अहकामात पर अमल किया, हर चीज़ को ओबे किया, जो एडवाइस और डायरेक्शन उनकी तरफ से थे उसके मुताबिक हमने सारे माली मामलात तय किए हैं। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं हम IMF की तरफ नहीं जा रहे, अगली हुकूमत जो भी आएगी तो वो मैं अर्ज़ करूँ, अब आप ख़ुद ये सोचें कि क्या ये बजट पाकिस्तान की आवाम के लिए है या IMF को खुश करने के लिए है? अगर आवाम के लिए होता ये बजट तो इसमें 9,000 से ज़्यादा टैक्सेस ना होते, इसलिए कि अगर आपने 2022-23 में, 2021-22 में, 2019-20 में, गुज़श्ता 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कभी अचीव नहीं किया है टैक्सेस में, तो एक बार फिर अपने ख्वाहिशात की दुनिया पर ख्वाब देखा है कि आप बहन में करब इकट्ठा करेंगे, ये कैसे मुमकिन है? क्या गरीब आवाम जो आटे के पीछे ट्रकों के पीछे आटे के लिए लगे हैं, उससे आप 9,000 अरब वो जमा कर सकते हैं रेवेन्यू। फिर इस वज़ीर ख़जाना साहब ने ऐलान किया था, मैं एहतराम करता हूँ कि वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला आया कि अब हमारी हुकूमत सूद के ख़ात्मे के लिए इक़दामात करेगी, लेकिन इस बजट में मज़ीद 7,303 बिलियन इन्होंने सूद की अदायगी के लिए रखे हैं। तो एक तो आपने आने के बाद
शरई सूद में 13% से इजाफा करके 21.7% तक पहुँचाया, और दूसरे तरफ आपने सूद की अदायगी के लिए 7,303 अरब रुपया रखे हैं। तो आसान अल्फाज में मैं अर्ज़ करूं कि अगर आपके साथ 14,000 अरब है और 14,000 अरब में से आप 7,000 सूद में देंगे तो आपके साथ फिर मज़ीद क्या रह जाएगा? फिर आपने सुबह को देना है, फिर आपने 1,800 अरब दिफा पर भी ख़र्च करना है, फिर आपने, अब देखिए एक तरफ हम पर कर्ज़े हैं और दूसरी तरफ जो इंतज़ामिया पर अखराजात के लिए 700 अरब से ज़्यादा पैसा रखा गया। तो आपको तो ये कहना चाहिए था कि भाई गुज़श्ता हुकूमत ने 400 अरब रखे थे, अब हम इसमें मज़ीद कमी करना चाहते हैं, हम कफ़ायत शारी की तरफ जा रहे हैं, हम प्रोटोकॉल कल्चर ख़त्म कर रहे हैं, काबीना को हम गैर तरक्याती अखराजात कम कर रहे हैं, हम काबीना को छोटा बना रहे हैं, लेकिन आपने 400 की बजाय मज़ीद उसको 700 समथिंग की तरफ ले गए। इसका मतलब यही है कि एक तरफ इस बजट का हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ख्वाहिशात पर मबनी है, आवाम को खुश करने के लिए है, और दूसरी तरफ ये कि एक बार फिर आपने सूदी निज़ाम को मजबूत करने के लिए बजट में इतनी बड़ी अमाउंट रखी है कि आपने आइंदा नस्लों को भी इस सूद के जंजीरों में जकड़ दिया है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई रियलिस्टिक बजट है। मैं तजवीज़ दूँगा कि सबसे पहले हुकूमत के जो बड़े हैं अपनी ज़ात से आगाज़ करे, फिर काबीना से आगाज़ करे, फिर अपने MNS से आगाज़ करे, फिर अपने सेनेटर से आगाज़ करे, फिर अपने काबीना को छूटा कर ले, फिर अपने गैर तरक्याती अखराजात को ख़त्म करे, फिर बैरूनी दौरों को कम कर ले। अगर आप ये कुर्बानी ख़ुद नहीं दे सकते हैं, आवाम से सिर्फ कुर्बानी का तकाज़ा करना यह आवाम के साथ इंसाफ नहीं है। लेकिन सर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तो मौजूद थे इसहाक डार साहब की तकरीर के दौरान, आप क्या समझते हैं कि वो खामोश क्यों रहे, या फिर जमात इस्लामी उनको अपोजिशन लीडर नहीं मानती? देखिए अभी तो इस पर डिस्कशन होगी, अगर हमारा एक मेंबर है मौलाना अब्दुल अकबर कौमी असम्बली में और हमारा एक मेंबर है मुश्ताक अहमद ख़ान सेनेट में, इंशाअल्लाह ताला वो जमात इस्लामी की नुमाइंदगी भी करेंगे, पूरी कौम की नुमाइंदगी भी करेंगे और बताएंगे कौम को कि इस बजट में क्या खामियां हैं और क्या इसमें कमियां हैं असम्बली फ्लोर पर। लेकिन अगर आज अपोजिशन लीडर इस पर खुश है और हुकूमत के हाँ में हाँ मिला रहा है, तो अवाम की तर्जुमानी तो नहीं कर रहा है, वो शायद हुकूमत को खुश करना चाहते हैं और ये बस चाहते हैं कि उनके हल्के के लिए कुछ स्कीम मिले, बस यही उनकी कुल तनख्वाह है। अवाम जाएँ बाढ़ में, इसलिए कि आवाम तो ऑलरेडी तकलीफ में है। लेकिन सिराजुल हक साहब, अगर इससे हट के बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पैनामा का अहम मामला है, आप भी सुप्रीम कोर्ट पेश होते हैं, अपना मौक़िफ़ भी रखते हैं, लेकिन अब वहाँ पर यह भी बात की जा रही है कि पैनामा में तो 436 के करीब ख़ानदान थे, सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब को ही अलग करके उनको सज़ा क्यों दी गई? तो आप समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को जो सज़ा हुई वो एक सियासी फ़ैसला था या किसी का दबाव था? ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, ये तो मैंने तो नहीं किया है। हमने तो 436 अफराद का लिस्ट चीफ जस्टिस और बाकी लोगों के सामने रखा था, जो बाद में चीफ जस्टिस बना, जो 5 रुकनी कमीशन था, उनमें से 2 बाद में चीफ जस्टिस बने। और क्या ये मेरी ज़िम्मेदारी है? फ़ैसला उन्होंने दिया और पूछते मुझसे हैं कि फ़ैसला ऐसा क्यों आया? ये तो आप जवाब दें कौम को। लेकिन अगर नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने के बाद मैं फिर पिटीशन वहाँ ले गया कि इन बाकी लोगों के बारे में फ़ैसला करे, तो फिर इस पर 4-5 साल क्यों गुजर गए? नेब ने क्या किया, FIA ने क्या किया, आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ये तो शहरियों की ज़िम्मेदारी नहीं है। जिस तरह कहा गया कि आप इन इदारों के पास जाएं, तो अगर 436 अफराद के बारे में मैं ख़ुद ही इन इदारों के पास जाऊं तो मुझे तो भी 436 साल चाहिए ना जी। आपको कहा गया सर? ज़ाहिर है, हमारे वकील को कहा था कि आप लोग जाएं, मैंने कहा कि नहीं। अगर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है
तो इस पिटिशन की मौजूदगी में फिर छोटे अदालतों में जाना, फिर इदारों में जाना, ये तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है क्या? इसलिए मैं समझता हूँ कि कल भी जमात इस्लामी का यही मुतालबा था और आज भी है कि एहतसाब हो और सबका हो, बेलाग हो, शफाफ हो। हमने किसी के चेहरे को नहीं देखा कि कौन है, हमने यही देखा कि कौम का पैसा अगर कुछ लोगों ने यहाँ से उठाकर और गैर कानूनी कंपनियों में रखा है और छुपाया है ताकि यहाँ वो टैक्स से बच जाए, तो ये तो कौम के साथ एक जुल्म है, एक ज़्यादती है। तो आज भी मेरा मुतालिबा यही है कि एहतसाब हो, सबका हो, बेलाग हो। लेकिन सर आपकी राय बिल्कुल ठीक है कि वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का था, आपने 436 अफराद की लिस्ट दी थी, लेकिन उस लिस्ट में से सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब का केस सुनना बतौर सीनियर सियासी रहनुमा, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त फैसला था कि नवाज़ शरीफ साहब को अलग करके सुना जाए और बाकी 435 जो थे उनको माइनस कर दें? अगर 100 आदमियों पर इल्ज़ाम और किसी एक को सज़ा मिले तो 99 के लिए तो हम मुतालिबा कर रहे हैं कि उनको भी ऑडिट कर ले, उनके मामलात को भी आप देख ले, अल्ट्रासाउंड करे, सिटी स्कैन कर ले, उनके बारे में पूछे। इसलिए हम तो पहले दिन से इंसाफ की बात करते हैं कि एहतसाब हो, सबका हो। हमने ये नहीं कहा कि अगर एक आदमी को सज़ा हो गई है तो बस ये काफ़ी है। तो अगर हमारा मकसद यही होता तो नवाज़ शरीफ को सज़ा मिलने के बाद फिर हम खामोश रहते। हम हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मजलिस में यही मुतालिबा करते चले आ रहे हैं कि इस मुल्क में एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए और बेलाग होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आपकी ज़ाती राय क्या है, नवाज़ शरीफ साहब को जो सज़ा हुई वो एक सियासी फ़ैसला था या आप समझते हैं कि वो एहतसाब? मैं सुप्रीम कोर्ट से क्यों लड़ूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासत की है? 5 लोग तो थे ना जी, और जजेस थे, चीफ जस्टिस, उनमें से 2 तो बाद में चीफ जस्टिस बने। अगर उन्होंने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ज़ाहिर हर फैसले के बारे में उसने अल्लाह को जवाब देना है, एक फ़ैसला दिया है। और क्या आपको मेरी वो तकरीर याद नहीं है कि जो अदालत में मैंने की है कि ठीक है हम आपकी अदालत में हैं जनाब जज साहब, लेकिन आप भी एक अल्लाह की अदालत में, आपने जाना है, आपने वहाँ जवाब देना है। हम आपसे इंसाफ चाहते हैं, हम मेरिट की बुनियाद पर फैसले चाहते हैं। मेरी उस तकरीर के बाद भी अगर उसने फैसला किया है तो उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, वो तो अदालत खुद है। अब अगर अदालत मुझसे पूछती है कि प्लान ने ये फैसला क्यों किया और प्लान ने ये फैसला किया क्यों क्या, तो मैं समझता हूँ कि ये तो इंसाफ नहीं है। इंसाफ यही है कि सबका एहतसाब हो, बेलाग हो, ख्वाह वो जज हो, ख्वाह वो जर्नल हो, ख्वाह वो सियासी लीडर हो, ख्वाह कोई और कारोबार करने वाला आदमी हो। इसलिए कि कोई मुल्क एहतसाब के बग़ैर, सज़ा और जज़ा के बग़ैर नहीं चलता है। इस वक्त जो पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनाई जा रही है, जो बन चुकी है, कई लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर उसमें शमूलियत भी इख्तियार कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो कहते हैं कि वो कोई अहम पार्टी नहीं है। आप पंजाब में सियासी सूरत हाल को कैसे देखते हैं या जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को कैसे देखते हैं? देखिए, इनमें से कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो कौम नहीं जानती। सारे पुराने चेहरे हैं और पंजाब में यह पहली बार भी ऐसा नहीं हुआ। आपकी उम्र तो कम है लेकिन याद तो होगा, पढ़ा तो होगा कि 2002 में 140 लोगों ने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। फिर 2008 में तकरीबन 89 मेंबरान ने काब को छोड़कर पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। फिर 2018 में 121 लोगों ने, आपको याद होगा 2013 में, कि काब को छोड़कर फिर पीपल पार्टी से नून लीग में आ गए। फिर वही लोग थे 2018 में खुदा के हुक्म से कि नून को छोड़कर फिर पीटीआई में आ गए। अब वही लोग हैं, अगर वहाँ जमा हो गए तो इससे कोई इनकलाब नहीं आएगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये खुदा के हुक्म से गए थे सर, ये खुदा के हुक्म से गए थे। ज़ाहिर है हर चीज़ की एक तकदीर है। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के निज़ाम में एक चीज़ तो शुद्ध होता है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के आने जाने से मुल्क में न कोई इनकलाब आ सकता है, न कोई तब्दीली आ सकती है। बस इतना है कि कल कुछ लोग पीटीआई में थे, आज वही लोग
तरीन साहब के साथ जमा हो गए। तरीन साहब ख़ुद भी PTI चलाने वाले और उसको लीड करने वाले थे। कितना डेंट डालेंगे मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को पंजाब में? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इस एंगल से ना सोचें, इस एंगल से सोचें कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और PTI की सियासत ने आवाम को फ़ायदा पहुँचाया या नुकसान? क्या कर्ज़ों की कोई हमालिये नए नए तामीर किए गए या कर्ज़ों से निजात मिली? गुर्बत में कमी आई, महंगाई में कमी आई, बेरोज़गारी में कमी आई? क्या बच्चे जो हमारे स्कूल नहीं जा सकते थे वो स्कूल आना शुरू हो गए? क्या अदालतों में जो इंसाफ नहीं है क्या इंसाफ देना शुरू हो गया? क्या एहतसाब के इदारों ने अपना काम शुरू किया? क्या हमारे मुल्क में अदल और इंसाफ अब नज़र आने लगा? इसलिए आप इस एंगल से देखें, यानी अगर आप सियासत को नताइज की बजाय अपराध और के मुफादात के तनाजुर में देखते हैं तो वही होगा जो कुछ हो रहा है। लेकिन सर माजी में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनी, फिर मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ बनी, फिर आप MQM को देख लें कि MQM हकीकी बनी। अभी ये जो ग्रुप बनाया जा रहा है, आप समझते हैं कि ये भी खुदा के हुक्म से ही बन रहा है? देखिए, इसमें भी बहुत सारे ग्रुप बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अपने ग्रुप बनेंगे, बलूचिस्तान में नए ग्रुप बनेंगे, पंजाब में नए ग्रुप बनेंगे। इसलिए कि पंजाब और इस पूरी सियासत की ये तारीख़ है और ये 200 लोग हैं या 200 ख़ानदान हैं जिन्होंने 75 सालों से यही रास्ता अपनाया है, कभी उधर कभी इधर, लेकिन इनका मिजाज एक है। इनकी सियासत मुफादात की सियासत है, इनकी सियासत मुफादात के लिए है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हमारी कम से कम यूथ ने और नई नस्ल ने इनके चेहरों को पहचाना होगा। ये एक्सपोज हो गए हैं, ये डिलीवर नहीं कर सके, ये स्टेटस को के फैसिलिटेटर है, एक घिसे पिटे निज़ाम के लंबरदार है। जितना जल्द कौम इनसे निजात हासिल कर ले इतना ही पाकिस्तान और इस कौम के मुफाद में है। सिराजुल हक साहब, आप तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? चेयरमैन PTI, उनको आप नाहिल होते हुए देख रहे हैं या बैरून मुल्क जाते हुए देख रहे हैं? आपका तज़िया क्या कहता है? उनके लिए तमाम रास्ते मौजूद है। नवाज़ शरीफ साहब की तरह मुल्क छोड़ते हैं तो भी उनकी चॉइस है। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने सुना है कि उनको मशवरा दिया है, लेकिन फ़ारसी में कहता है कि अज़मा अस के बरमा अस, कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मेरे अपने हाथों से हुआ। और शायद ये वाहिद पार्टी है कि जिन्होंने अपनी हुकूमत ख़ुद ख़त्म करने में कलीदी किरदार अदा किया। यानी अगर 77 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो कौमी इत्तेहाद ने उनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी लोगों ने इत्तेहाद बनाए, पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ भी इत्तेहाद बनते रहे। लेकिन वाहिद ये PTI हमारी सियासी तारीख़ की वाहिद पार्टी है कि जिसके ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में 10 सालों से उनकी हुकूमत थी, किसी ने उनके ख़िलाफ़ मुर्दाबाद, हुकूमत छोड़ दो, इस्तीफ़ा दो नारा भी नहीं लगाया, जुलूस भी और जलसा भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ख़ुद अपनी हुकूमत ख़त्म की, अपनी असम्बली ख़त्म की। पंजाब बड़ा सूबा है और मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब में किसी पार्टी की हुक्मरानी है तो समझे कि पाकिस्तान पर उसकी हुक्मरानी है। यहाँ भी उन्होंने अपनी हुकूमत ख़ुद ख़त्म की। फिर आपने देखा कि कौमी असम्बली में एक बहुत बड़ी तादाद थी। यानी आज अगर उनके यहाँ मेंबरान होते तो एक बहुत बड़ी अपोजिशन की सूरत में मौजूद होती। उसमें आप समझते हैं कि 90% जो है वो अपना कसूर है? 90% नहीं, 99% उसने खुद ही अपनी हुकूमत ख़त्म की, ना खुद ही इस्तीफ़ा दिया, किसी ने मजबूर तो नहीं किया। और उनके अपने वर्कर हमसे मिलते हैं, मेंबरान मिलते हैं, परेशान हैं कि हमने क्या अपने साथ। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद वज़ीर आला कहते हैं कि पता नहीं मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब रो रहे थे कि खुदा मेरी हुकूमत ख़त्म ना करे, एक अच्छी बली हुकूमत है। उसने 2-3-4 महीनों में इतना फ़ंड इकट्ठा करके गुजरात की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दिया, वारे नहीं आ रहे थे और उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ना कि अब PTI ने अपने साथ भी जुल्म किया, ज़्यादती की,
अपने वर्कर के साथ भी, और बहुत बड़े हादसे से ये पार्टी अब दो चार है। अब आपका क्वेश्चन के ये ना अहल हो सकते हैं या बाहर जाएंगे या रहेंगे, बहरहाल वो तो एक फ़र्द की बात आप करते हैं। वैसे तो मजमूई पार्टी को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस वक्त। पाबंदी लगते हुए देख रहे हैं इधर पीटीआई पे। यानी हम उसूली बात करते हैं कि मेरिट पर देखना चाहिए, और पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाने के हक़ में नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ है 9 मई को, वो भी ऐसा नहीं है कि आप उसको कह दे कि रात गई बात गई। बहुत बड़ा वाक़या है, बल्कि साने हमारे पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में हमने तो कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में यह नहीं देखा था। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। अलबत्ता पाबंदी, ये मैं ये कहूँ कि क़ब्ल अज़ वक्त है ये सवाल, तो ये ज़्यादा सही होगा, इसलिए कि उनका केस अब अदालतों में चलेगा तो पता चलेगा नहीं। लेकिन सर आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट भी हो रहा है कि जो शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन पीटीआई की जो मुलाकात हुई है उसमें तलक कलामी भी हुई है उनके दरमियान। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि उनको शाह महमूद कुरैशी साहब ने मशवरा दिया है कि आप बाहर चले जाएँ? उनके दोस्त कहते हैं कि उन्होंने मशवरा दिया कि आप जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं तो आप भी बाहर जाएं। अब ये तस्दीक तो ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब कर सकते हैं, लेकिन उनके जो चारों तरफ लोग हैं वो यही बताते हैं, बाकी अल्लाह जाने और वो दोनों जानते हैं। ठीक है सर साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सिराजुल हक साहब, इस वक्त जैसे तहरीक इंसाफ से लोग छोड़ रहे हैं पार्टी को, मुख्तलिफ जमातों में जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी दावा कर रही है, नून लीग दावा कर रही है, क्या कुछ रहनुमा जमात इस्लामी के साथ भी राब्ते में हैं? देखिए, सियासी लोगों के दरमियान टेलीफोनिक राबिते तो रहते हैं, लेकिन जिस तरह तरीन साहब के साथ गए हैं या कुछ लोग पीपल पार्टी में गए हैं या मुस्लिम लीग में गए हैं, जमात इस्लामी ने उन लोगों के साथ ऐसा राबिता नहीं किया। इसलिए कि ये वही लोग थे जो कल पीपल पार्टी में थे, फिर पीटीआई में, वापस पीपल पार्टी में चले गए। ये वही लोग हैं जो कल मुस्लिम लीग में थे, फिर पीटीआई में थे, वापस अगर, तो ये कोई नई बात नहीं है। और जमात इस्लामी चाहती भी नहीं है कि ऐसे लोग जो एक नहीं बारहा आजमाए गए हैं वो हम पार्टी में लाकर अपने जो जमात इस्लामी का एक इमेज है उसको नुकसान पहुँचे। अलबत्ता जो आम वर्कर है, मुखलिस वर्कर है, तब्दीली के नाम पर उन्होंने उनका साथ दिया, एक पाकिस्तान को रोशन करने के लिए उन्होंने पीटीआई का साथ दिया, और उनका ख्याल था कि खान साहब आएगा तो हकीकी तब्दीली आएगी, इंसाफ आएगा, अदल होगा, तालीम आम, सेहत की सहूलियात आम, बाहर के बिलियन डॉलर यहाँ पर आएंगे, ज़राअत तरक्की करेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, 1 करोड़ नौकरियाँ मिलेगी, 50 लाख मकानात मिलेंगे। तो इस तरह बहुत सारे नौजवानों ने इन नारों को सुनकर साथ तो दिया था। तो मैं देखता हूँ कि रोज़ाना ऐसे नौजवान अब जमात इस्लामी की तरफ आ रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए असल सरमाया वो आम पाकिस्तानी है जो यानी अपने हल्के की बजाय या अपनी सियासत की बजाय पाकिस्तान के लिए सोचता है। लेकिन सिराजुल हक साहब, आप अगर देखें कि जो नई पार्टी बनी है उसमें तो वो लोग शामिल हैं जो माजी करीब में एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते थे। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में उनमें कोई दरारें भी पड़ेंगी, कोई आपस में कोई झगड़े भी होने? देखिए, जो पार्टी या जो ग्रुप मफादात की बुनियाद पर बन जाए ना, कोई नज़रिया तो नहीं है। अब मेरे पास जो आदमी आता है ना जी, उसका यही अकीदा होता है कि जमात इस्लामी के साथ इस्लामी निज़ाम का एजेंडा है, सूदी निज़ाम के ख़ात्मे का एजेंडा है, यकसा निज़ाम तालीम का एजेंडा है, इनके साथ कश्मीर के आज़ादी का एजेंडा है, डॉक्टर आफिया को वापस लाने का एजेंडा है, और मिडल और आम आदमी को, कॉमन मैन को कौमी असम्बली तक ले जाने का एक एजेंडा इनके साथ है। वो अगर मेरे पास आता है तो मेरे इस नज़रिए की बुनियाद पर मेरा साथ देता है, जो नज़रिया किसी फ़र्द से ताल्लुक़ नहीं रखता, एक मुस्तकिल नज़रिया है। लेकिन उनके पास जो लोग जाते हैं
तो उनका क्या नज़रिया है, मफादात की बुनियाद पर जमा हो जाते हैं, फिर जब मफादात पूरे नहीं होते हैं आपस में लड़ते हैं, जुदा हो जाते हैं। मतलब अगर आपने एक आदमी को अपने पास बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उसको फ्रंट लाइन पर नहीं बिठाया, पीछे लाइन में बिठाया, वो ज़रूर परेशान होगा। लेकिन मेरी जमात में एक आदमी आता है, वो समझता है कि अगर मैं स्टेज पर तकरीर कर लूँ तो भी अल्लाह और पाकिस्तान के खुशनुदी के लिए और पाकिस्तान के लिए, अगर मैं चौकीदारी करता हूँ तो भी अल्लाह राज़ी होगा और पाकिस्तान के खातिर करता हूँ, अगर मेरा खून भी, माल भी, जान भी इस रास्ते में अल्लाह ताला कबूल करता है तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए और पाकिस्तान के खातिर। इसलिए कि जमात इस्लामी एक नज़रिए की बुनियाद पर कायम है। बाकी ये जो छोटे मोटे ग्रुप बनते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, ये मफादात की बुनियाद पर हैं और मफादात की बुनियाद पर फिर आपस में लड़ते भी हैं। लेकिन साथ ही साथ सिराजुल हक साहब, ये जो एक इतने अरसे से बात की जा रही है कि इंतखाबात कब होंगे, एक अहम सवाल है, हर एक की ज़बान पे है। अभी रिसेंटली मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है, जरदारी साहब ने कहा है कि 1 साल डिले हो सकते हैं। फिर यही सवाल जब इसहाक डार साहब से किया गया तो उन्होंने भी कहा कि उन दोनों अहम रहनुमाओं ने कोई गैर आइनी बात नहीं की, ये आइन में मौजूद है। आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो 1 साल डिले हो सकते हैं? फ़ायदा क्या होगा? मसला यही है कि अगर एक मुल्क है और एक आइन के मुताबिक चलता है तो आइन तो यही कहता है कि टेन्योर पूरा हो जाए और निगरान हुकूमत बन जाए और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का इनेकाद कर ले। अगर मुल्क चलता है किसी एक या दो लीडरों की ख्वाहिश पर तो ये एक और मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ 1 साल तो हो गया ना इस हुकूमत का, तो अगर 1 साल में इस हुकूमत ने कोई डिलीवर किया है, कोई महंगाई में कमी लाई हो, कोई बेरोज़गारी में कमी लाई हो, ये तो यही कहते हैं ना हुकूमत के हम मिन व अन IMF के डिक्टेशन पर चलेंगे। तो अगर आप उनके डिक्टेशन पर मुल्क चला रहे हैं और अपना कोई इनकलाबी मंसूबा नहीं है तो 2, 4, 6 महीने, साल आपको और भी मिल जाए तो आप तो और मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएंगे। इसलिए मेरा क्लियर मौक़िफ़ है कि 2023 में हर सूरत में इलेक्शन होना चाहिए। अब आवाम को इख्तियार दिया जाए ताकि वो अपने लिए नई हुकूमत का इंतखाब कर ले। तो आप ज़ाती तौर पर इंतखाबात रवां साल होते हुए देख रहे हैं? मैं देखता हूँ कि इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर PDM ने कोशिश की भी कि अपने टेन्योर में इजाफा करे तो मेरे ख्याल में ये एक नामकबूल उनका फ़ैसला होगा और ख़ुद PDM के लिए इसमें ज़्यादा नुकसानात मैं देख रहा हूँ। अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो फिर जमात इस्लामी की स्ट्रेटजी क्या होगी? मैं अगर की बुनियाद पर तो फैसला नहीं दे सकता हूँ। इस वक्त तो मैं पुरुमीद हूँ कि जैसा ही असम्बली का टेन्योर पूरा हो जाए तो उम्मीद है कि निगरान हुकूमतें बनेंगी और इलेक्शन का इनेकाद होगा। लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान का कोई बादशाह है और वो अपने आप को बादशाह समझता है तो उनकी बात सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बादशाह तो ख़त्म हो गई है। न वो मुग़ल बादशाह है और न अब ये कोई 1857 का अरसा है, ये तो 2023 है। एक आइन मौजूद है और अभी हमने 50 साल जुबली तकरीबात मनाई तो उनकी ये बात आइन के 100% खिलाफ वर्जी है। अगर उसने शऊरी तौर पर बात की है, अगर गपशप में की है तो गपशप में आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ हमें संजीदा लेना चाहिए कि आइन के मुताबिक हमें कौम को, मुल्क को चलाना चाहिए। नहीं तो सर दूसरा रास्ता है ना कि आप जरदारी साहब को मना लें ताकि वो मान जाए। देखिए ये मुल्क 24 करोड़ आवाम का है। अभी ये जो आप 9,000 अरब रुपया टैक्स आप देंगे तो ये जरदारी साहब तो 9,000 नहीं देंगे ना जी, ये तो आप मैं आवाम देंगे। तो इस आवाम का हक नहीं है कि एक निज़ाम हो, एक आइन हो और ये मुल्क 24 करोड़ आवाम का उनके मर्ज़ी के मुताबिक चले या एक फ़र्द के मुताबिक चले। मसला हमारे मुल्क का यही है कि जिसको भी थोड़े बहुत इख्तियारात मिलता है वो अपने आप को बादशाह समझता है, अक्ल कुल समझता है। इसलिए मैं चाहता हूँ अवाम पर एतमाद करना चाहिए। अवाम हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचता है। अवाम का
मुमकिन है सियासी लीडरों के अपने ख्वाहिशात होते हैं, आवाम की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मुल्क तरक्की करे और इज़्ज़त के साथ उनको एक ऐसा माहौल मिले जिसमें इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारे। सर यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक अगर ले लें नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सिराजुल हक साहब, अभी जो सियासी एक तनाव आपके सामने है, आप समझते हैं कि अभी भी मुज़ाकरात के, बातचीत के रास्ते मौजूद हैं कि चेयरमैन पीटीआई से बातचीत की जाए, हुकूमत से की जाए? आप समझते हैं कि रास्ते अभी भी मौजूद हैं या अभी बहुत देर हो चुकी है? देखिए, आईन में अब एक रास्ता है कि इलेक्शन हो और जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उन सबको बुलाया जाए और शफाफ इलेक्शन के लिए एक निज़ाम, एक सिस्टम पर इत्तेफाक किया जाए। उसके अलावा और कोई रास्ता, कोई ऑप्शन नहीं है। मुज़ाकरात होंगे भी तो इसे एक नुक्ते पर। अब तो ये 41 या 45 दिन बाकी है, इसमें आप मुज़ाकरात को बहाना बनाकर इसको डिले करना, मुलतवी करना, बाद में ले जाना, ये अवाम के साथ भी इंसाफ़ी है। इसलिए मैंने कोशिश की थी यकीनन, और अब भी मैं डायलाग कि हमेशा हक़ में रहता हूँ, इसलिए कि सियासत तो नाम ही डायलाग का है, एक दूसरे को कायल करने का है। लेकिन हर चीज़ का एक मौका होता है। वो बहुत मुनासिब मौका था जब मैंने इन सब को एक पेज पर लाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तायीद की, लेकिन वो ज़ाया किया, वो मौका सब ने ज़ाया किया। तो अभी आप पहल करेंगे सर? अब तो मैं एक ही चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि आईन में है कि इलेक्शन का इनेकाद हो जाए और ये टेन्योर पूरा हो रहा है इस हुकूमत का। लेकिन सिराजुल हक साहब, क्या आप बता सकेंगे कि माजी में एक पेज पर लाने के लिए जो आपने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातें की, जो जरदारी साहब से मुलाकातें की, मामला था क्या? जरदारी साहब ने क्या नुक्ता रखा या चेयरमैन पीटीआई क्या नुक्ता रख रहे थे जिस पर इत्तफाक नहीं हो सका? 3 बातें थी और 3 बातों में यही था कि हम खुद नहीं चाहते थे, हम इसको पाकिस्तान के हक़ में नहीं समझते थे कि पहले पंजाब में और फिर KPK में इलेक्शन और बाद में पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। ये पाकिस्तान की तकसीम के लिए हम एक सबब समझते थे। इसलिए दूसरी बात ये, हमारी तजवीज़ यही थी कि मरकज़ और सूबे में यकसां तौर पर निगरान हुकूमतें हो। तीसरा यही था कि इलेक्शन डेट पर इत्तेफाक हो। तो बहरहाल इस पर तो हम एग्री हो गए, सब तकरीबन कंसेंसस था कि पंजाब में इलेक्शन ना हो, पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन हो, फिर निगरान हुकूमतें हो। लेकिन फिर एक डेट पर इत्तेफाक नहीं हुआ, उसके लिए मज़ीद बैठने की ज़रूरत थी। लेकिन पता नहीं क्या बदकिस्मती थी मुल्क में कि उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। उसके लिए मज़ीद बैठने की ज़रूरत थी, आपस में डायलॉग करने की ज़रूरत थी, वो जो नहीं हो सके। और उसके बाद 9 मई का वाक़या हो गया, उससे तो पूरा पस मंज़र ही बदला। तो आप समझते हैं सर कि जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको गलत मशवरे दिए गए या उनके सामने हकीकत रखी नहीं गई, आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है या वो तमाम सूरत हाल से वाकिफ़ थे? ये आप उनसे पूछे ना जी, मुझसे मेरे बारे में पूछे। मैं यही समझता हूँ कि निगरान हुकूमतें मरकज़ और सूबे में हो, एक दिन इलेक्शन हो, इलेक्शन से पहले डायलॉग हो, कंसेंसस हो और इलेक्शन कमीशन का कारनामा होगा कि वो एक दानली फ्री इलेक्शन देने में कामयाब हो जाए। इस वक्त अगर हम कराची की बात करें तो कराची में मेयरशिप के मामले पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि नंबर्स उनके पूरे हैं, जमात इस्लामी ये क्लेम कर रही है कि पीटीआई भी आपको सपोर्ट कर रही है। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है? सिंपल बात है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन डे पर तमाम चेयरमैन्स को पोलिंग स्टेशन लाया जाए और एक आज़ादाना माहौल में उसको वोट डालने की इजाज़त दी जाए। और अब तक जो सिचुएशन है वो यही है कि फिगर्स पे अगर जाते हैं तो जमात इस्लामी का मेयर होना चाहिए। मैं पीपल्स पार्टी को मशवरा दूंगा कि वो शहरियों के मैंडेट को, फैसले को कबूल कर ले। रियासत, हुकूमत अपने इंतज़ामिया को इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल ना करे। और अगर पीपल पार्टी कुछ करना भी चाहती है तो हैदराबाद में कर ले, सक्कर में कर ले, लड़काना में कर ले, शिकारपुर में कर ले। ये एक शहर है जिसमें पहले भी जमात इस्लामी ने 2 बार
मेयरशिप संभाली है और कामयाबी के साथ इस मुल्क शहर की खिदमत की है। तो अगर आप चाहते हैं कि कराची तरक्की करे, इसको जमात इस्लामी के हवाले करें। लेकिन ये तासुर दुरुस्त है कि कुछ जो चेयरमैन हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, जो हाफिज़ नईम साहब मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं। मेरे इल्म के मुताबिक कई चेयरमैन गिरफ़्तार हो गए हैं। हाँ। और हमारी ये कोशिश है कि उनको इलेक्शन डे पर पोलिंग स्टेशन लाया जाए ताकि वो अपना हक़ इस्तेमाल करें। अगर नहीं लाया जाता और इलेक्शन उनके बगैर होता है तो फिर जमात इस्लामी कराची में एहतजाज करेगी, होगी, जबर और एक नारवा काम होगा। ज़ाहिर है जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ जितना आवाज़ हम उठा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला हम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब। नाज़रीन, सिराजुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।